आज अपन पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। बहुत बढ़िया टॉपिक है। उसी से फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, उसी से ईडियम्स बनते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, ईडियम्स क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ किया जाता है। फिर जो जो प्रीपोजिशन पढ़ते जाएंगे उनके साथ साथ उनसे बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रे प्लस पोजीशन। प्रे यानी होता पूर्व, इसको प्री भी बोलते हैं आप। पोजीशन जानते हो ना, स्थिति, पूर्व स्थिति, इसको अपन पूर्व सर्ग भी बोलते हैं। प्रेपोजिशन पूर्व सर्ग या पूर्व स्थिति, दो वर्ड है। प्री जैसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जानते हो, प्री मानी पहले, फिक्स मानी लगने वाले, जो पहले लगते हैं मूल शब्द के, और सफिक्स, सफ का मतलब आफ्टर, जो बाद में लगते हैं ना। तो प्री प्लस पोजीशन, प्री मानी होता है पूर्व, पोजीशन मानी होता है स्थिति। लिखिए, वे शब्द जो किसी भी संज्ञा, वे शब्द जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वे शब्द जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से पहले या बाद में लगकर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से पहले या बाद में लगकर, पहले या बाद में लगकर उनकी स्थिति, प्लेस है ना, समय, टाइम, साधन, मीन्स, संबंध, रिलेशन, कारण, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम के पहले या बाद में लगकर उनकी स्थिति, समय, साधन, संबंध, कारण आदि के बारे में बताते हैं, प्रेपोजिशंस या पूर्व सर्ग कहलाते हैं। प्रेपोजिशंस या पूर्व सर्ग कहलाते हैं। तो होते क्या वर्ड, ये वो वर्ड होते हैं जो समय, स्थिति, साधन, कारण आदि के बारे में बताते हैं। अर्थात प्रेपोजिशंस वे शब्द होते हैं जो व्हेन, कब, वेयर, कहां, हाउ, कैसे, वाई, क्यों। प्रेपोजिशन वे शब्द होते हैं जो व्हेन, वेयर, हाउ, वाई आदि प्रश्नों के आंसर्स देने में हमारी सहायता करते हैं, आदि प्रश्नों के उत्तर देने में हमारी सहायता करते हैं। तो हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ेंगे उसमें भी हेल्पफुल होते हैं हमारे प्रेपोजिशन, क्योंकि इनकी सहायता से अपन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे, व्हेन डू यू गेट अप,
अपन आंसर देंगे इसका आई गेट अप। इतना तो प्रश्न बन गया। फिर 8 लगा के 5 AM, तो 8 क्या हो गया? प्रेपोजिशन। आई गेट अप एट 6 AM, आई गेट अप एट 6:30 AM, आई गेट अप एट 5:30 AM, तो 8 क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। व्हेन डू यू गो टू बेड, आप कब सोते हैं? आई गो टू बेड एट 11 o'clock, एट 12 o'clock, एट 11:30, एट 10:30, 8 क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। आपसे प्रश्न पूछे वेयर से, वेयर डू यू लिव, अपन आंसर देंगे आई लिव इन जयपुर। तो इन क्या हो गया? समय बता रहा है। आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन कोटा, आई लिव इन बाड़मेर, आई लिव इन जैसलमेर, आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन इंडिया, है ना। तो इन 8 ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन। क्या बता रहा है? ये समय के बारे में बता रहा है ऊपर वाला, और ये स्थान के बारे में बता रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछे हाउ डू यू कम हेयर, आप यहां कैसे आते हो? अपना आंसर देंगे आई कम हेयर, कुछ भी लगा सकते हो, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय स्कूटर, बाय मोटरसाइकिल, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय एयर। और पैदल आते हैं तो क्या लगाएंगे? ऑन फुट। पैदल की इंग्लिश क्या होती है? ऑन फुट। तो ऑन क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। बाय क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि साधन को बता रहा है। आपसे कोई क्वेश्चन करे वाई डू यू कम हेयर, केवल एक अंतर है, इधर हावर इधर वाई है बस, लेकिन आंसर डिफरेंट होगा। क्योंकि वाई क्या पूछता है हमेशा? कॉज, कारण पूछता है। तो इसमें कारण, हाउ क्या पूछता? साधन पूछता। हाउ का आंसर बाय से देंगे, और वाई का आंसर अपन फॉर, बिकॉज, टू, ड्यू टू वगैरह से देंगे ना। तो आई कम हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, आई कम हियर फॉर लर्निंग कंपोजिशन, मैं कंपोजिशन सीखने आता हूँ यहाँ, मैं ट्रांसलेशन सीखने आता हूँ, मैं ड्राफ्टिंग सीखने आता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने आता हूँ। तो फॉर क्या बता रहा? कारण बता रहा है। तो ये व्हेन, वेयर, हाउ, वाई आदि प्रश्नों के आंसर देने में हेल्प करते हैं। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं हो कि चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, काम के, तब तक हमारा कंसिडरेशन बनता ही नहीं है। तो प्रेपोजिशन होते क्या हैं? सच वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन एंड टेल देयर रिलेशन, प्लेस, टाइम, रीजन, कॉज एक्सेट्रा। किसी भी संज्ञा सर्वनाम के पहले लगकर उसकी स्थिति, संबंध, साधन, समय, स्थान आदि के बारे में बताते हैं। उन वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। सेकंड का यूज क्या है? सच वर्ड्स ऑलवेज हेल्पफुल इन आंसरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अलग अलग प्रश्नों के जवाब में काम में आते हैं। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ आदि के जवाब में आते हैं ना। लिखिए, अतः उपयुक्त वाक्यों में, अतः उपयुक्त वाक्यों में, अतः उपयुक्त वाक्यों में एट, इन, बाय, फोर, अतः उपर्युक्त वाक्यों में एट, इन, बाय, फोर आदि शब्द प्रीपोजिशन है। एट, इन, बाय, फोर आदि वर्ड क्या है? प्रेपोजिशंस हैं, क्योंकि ये समय, स्थान आदि शब्द प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये समय, स्थान, साधन, कारण आदि के बारे में बता रहे हैं। कारण आदि के बारे में बता रहे हैं। तो कुछ स्थिति क्लियर हुई क्या होते हैं प्रीपोजिशन? पहले में क्या बता रहा है? समय के बारे में बता रहा है। दूसरे में स्थान के बारे में बता रहा है। तीसरे में
बाय क्या बता रहा है, साधन बता रहा है। चौथे में कारण बता रहा है। तो ये व्हेन, वेयर, हाउ, वाई आदि के आंसर्स देने में समय, साधन, स्थान, कारण आदि को बताने में सहायता करते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, किसी भी बड़े वाक्य को बनाने में प्रेपजीशन हमारी सहायता करते हैं। दूसरा इनका उपयोग कोई बड़ा सेंटेंस बनाएंगे जिससे समय, स्थान आदि आएगा, उसको बनाने में ये हमारी सहायता करते हैं। वी कांट कंप्लीट एनी लार्ज और बिग सेंटेंस विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रेपजीशन। कोई भी बड़ा वाक्य अपन किसी भी प्रेपजीशन की सहायता के नहीं बना सकते। देखिए, टेंस कोई सा भी हो, एक कॉमन रूल है जिससे हमारे हर तरह के वाक्य बनते हैं। हर तरह का जो वाक्य होता है इंग्लिश में वो इस फार्मूले से बनता है। सबसे पहले कर्ता आता है, जरूरत हो तो सहायक क्रिया आती है, कोई सा भी टेंस हो, नहीं तो सहायक क्रिया नहीं आएगी। फिर नॉट आता है, जरूरत हो तो आता है, नहीं तो नहीं आता। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर प्लेस आता है, और उसके बाद में टाइम आता है। ये फार्मूला है किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का। हर वाक्य, कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी कुछ भी हो, अंग्रेजी का वाक्य इस फार्मूले से बनता है। पहले नंबर पे कर्ता आता है, सेकंड नंबर पे सहायक क्रिया आती है। सहायक क्रिया में ब्रैकेट से लिखी है कि सहायक क्रिया हर जगह नहीं आती है। किस किस में नहीं आती भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में कोई सहायक क्रिया नहीं आती। नेगेटिव है तो नोट आता, अदरवाइज नहीं आता। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं अपन, और दोबारा फिर अभी पढ़ने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे इंग्लिश में 7 होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, है ना, ये 7 होते हैं। तो वो पहले लिखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? उन 7 के अलावा जो भी निर्जीव चीज बच गई, टेबल, चेयर, बेंच, पेन, पेंसिल, कॉपी, हिंदी, इंग्लिश, वो सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी अपन कहीं भी, बार बार फिर बताता रहूंगा आगे, क्योंकि एक बार में याद होता ही नहीं अपने को। किसी भी वाक्य अपन हुम से क्वेश्चन करें, हुम का जो आंसर होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम से प्रश्न करें, हुम के जवाब में जो भी आएगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। या तो 7 में से होगा या कोई नाम होगा। क्रिया के बाद जो नाम आता है, यदि क्रिया के पहले नाम आता है तो कर्ता होता है। क्रिया के बाद यदि कोई नाम आता है तो क्या होता हो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अध्यापक जी राम को बहुत पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? राम। राम को लग रहा है उसके, वो हो गया, है ना? वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हुम से क्वेश्चन करें, उसके रिस्पॉन्स में जो भी आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट के लिए क्या करते हैं? व्हाट। व्हाट से प्रश्न करें, व्हाट के जवाब में जो भी आएगा वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सामान्यतः निर्जीव होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है और ये हमेशा सजीव होता है। आप क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी। उसने आपको क्या दिया? एक पेन दिया, एक डिक्शनरी दी, है ना? तो पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, बेंच, स्टूल, डिक्शनरी, कॉपी, कोई भोजन के नाम हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होते हैं, 7 होते हैं मेनली, या कोई नाम आ जाए तो होता है। तो पहले ये लिखते हैं अपन, फिर ये लिखते हैं, फिर प्लेस लिखते हैं और फिर टाइम लिखते हैं। मान लो टाइम भी 3 है तो ये सब अभी प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। पहले छोटा टाइम, फिर बड़ा टाइम, फिर बड़ा टाइम, ऐसे। तो किसी भी वाक्य को बनाने का अंग्रेजी में ये फार्मूला है। इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। किसी भी टेंस में किसी भी तरह का वाक्य बनाना है तो इस फार्मूले से अपन को बनाना है। अब जब आप प्लेस लिखेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? प्रीपोजिशन की। टाइम लिखेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रीपोजिशन की। तो वी कांट कंप्लीट एनी लार्ज और बिग सेंटेंस विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की सहायता से कोई भी बड़ा वाक्य नहीं बन सकता। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो प्रश्नों के आंसर देने में सहायता करते हैं और
किसी भी बड़े वाक्य को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। अच्छा, वर्ब नहीं, क्या वर्ब भी लगा दो, यहां वर्ब आ जाएगी। आगे लिखिए। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव रूप आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव रूप ही आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव रूप ही आता है, लेकिन यह अर्थ हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम का देता है। लेकिन अर्थ हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम का देता है। लिखते क्या अपन प्रेपोजिशन के बाद? ये जो 7 इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताए थे मैंने आपको, कौन से? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये 7 होते हैं या नाम। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा इनमें से ही कोई लिखा जाएगा, इन 7 में से कोई लिखेंगे अपन, लेकिन वो अर्थ किसका देता है? संबंधवाचक सर्वनाम का। संबंधवाचक जानते हो क्या? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर। क्योंकि वो जो संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसको अपन पजेसिव डिटरमिनिस्ट भी कहते हैं, बड़े विस्तार बताया था मैंने आपको, वो कभी भी सेपरेट नहीं आएंगे, वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं आएंगे, वो हमेशा किसी संज्ञा के साथ ही आते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? हमेशा ये आएंगे, अर्थ वो उसका देंगे। जैसे मैं कहूँ मेरे लिए, तो लिए क्या होगा? प्रीपोजिशन हो गया। क्या होगा इसकी अंग्रेजी? फॉर मी। जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं होता वो क्या करते हैं? फॉर माई कर देते हैं। फॉर माई तो हो ही नहीं सकता कभी, है ना। मेरे लिए क्या होगा? हमेशा फॉर मी। हमारे लिए फॉर अस, तुम्हारे लिए फॉर यू, उसके लिए फॉर हिम या हर, इसके लिए फॉर इट, उनके लिए फॉर देम। तो प्रेपोजिशन के बाद यही आएगा हमेशा। अपन कहें हमारे साथ, साथ ही क्या होगी? और हमारे की क्या लिखेंगे अपन? मेरे साथ विद मी, हमारे साथ विद अस, तुम्हारे साथ विद यू, उसके साथ विद हिम या हर, उनके साथ विथ देम। तुम्हारे बिना कोई कदम भी नहीं चलती। तुम्हारे बिना क्या होगा? क्या नाम? रंजना, क्या नाम? संजना, रंजना, लवीना। लवीना मैडम के मन में थोड़ी थोड़ी इच्छा हो रही है कि विदाउट तुम्हारी तो योर कर दें ना, आ रही थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादातर यही करते हो आप कि तुम्हारी तो योर होती है, जबकि वो प्रीपोजिशन बाद कभी नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा हमेशा? विदाउट यू। एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे मेरे बिना क्या होगा? विदाउट मी, हमारे बिना विदाउट अस, तुम्हारे बिना विदाउट यू, उसके बिना विदाउट हिम या हर, उनके बिना विदाउट देम। तो प्रेपोजिशन कोई सा भी हो, उसके बाद यदि प्रोनाउन आएगा, जो 7 लिख रहे हैं आपके सामने, तो कौन सा रूप है प्रोनाउन का? ऑब्जेक्टिव, कर्मवाचक रूप ही आएगा। अर्थ किसका देगा? वो संबंधवाचक सर्वनाम का। ठीक है, आगे लिखिए। सामान्यतया प्रेपोजिशन के बाद क्रिया जिरंड, जिरंड का मतलब जानते हो? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सामान्यतः प्रेपोजिशन के बाद क्रिया जिरंड, जिरंड का मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में आती है। सामान्यतः प्रेपोजिशन के बाद क्रिया जिरंड यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में आती है। केवल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है।
टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, जिसको टर्मोलॉजी में अपन बोलते हैं इन्फिनिटी फॉर्म, और जिरंड को क्या बोलते हैं? आईएनजी वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं? जिरंड फॉर्म। तो ज़्यादातर प्रीपोजिशन के बाद 99.99% प्रीपोजिशन के बाद क्रिया जिरंड में आएगी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के रूप में आएगी। लेकिन टू आ गया तो टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे पढ़ने के लिए क्या इंग्लिश होगी भाई? हाँ जी, क्या होगा? जोर से बोलो, इतना हाँ बताओ फटाफट, क्विक। फॉर, तो इतना कंफ्यूज क्यों रहे हो? फॉर रीडिंग, के लिए की फॉर, और वर्ब आएगी तो आईएनजी आएगी। फॉर रीडिंग, पढ़े बिना, विदाउट रीडिंग। अभ्यास करने की बजाय वह रटने लग गया। रटने से काम नहीं चलेगा। क्या हो गया अभ्यास करने की बजाय? परसों क्यों नहीं आई? कोई तबीयत ठीक नहीं, ऐसा लग रहा था आपको 3 घंटे पढ़ाएंगे सर, तो क्यों पढ़े 3 घंटे? 2 ही पढ़ते हैं अपन तो। इन स्पाइट ऑफ आ गया तो क्या आएगा? प्रैक्टिसिंग। सुधारने के लिए क्या इंग्लिश होगी? फॉर इंप्रूविंग। और सुधारना क्या आएगा? टू इम्प्रूव। टू आएगा ना तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के अलावा और कोई भी प्रेपोजिशन आएगा तो वर्ब हमेशा जिरंड फॉर्म में आएंगी, आईएनजी फॉर्म में आएंगी। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है जो ना, ने, नी कर देती है। और टू के अलावा बाकी प्रेपोजिशन के बाद कौन सी आती है? जिरंड, है ना। तो 2 चीजें बेसिक क्लियर हुई आपकी। पहली तो प्रीपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउन आएगा तो कौन सा आएगा भैया? ऑब्जेक्टिव रूप आएगा, कर्मवाचक रूप आएगा। तो कर्मवाचक मैंने बता दिया 7 ही होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? मी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? वैसे अर्थ क्या होता है मी का? मुझे या मुझको, अस हमें या हमको, यू तुम्हें या तुमको, हिम उसे या उसको, हर उसे या उसको, इट इसे या इसको, और देम इन्हें, उन्हें या उनको। हिंदी में तो ये अर्थ होता है। लेकिन जब प्रीपोजिशन के बाद आता है तो किसका अर्थ दे देता है? पजेसिव प्रोनाउन का, पजेसिव डिटरमिनेंट का। मी किसका अर्थ देगा? माई का। वी का एक अस का एक अर्थ देगा? आर का। यू किसका अर्थ देगा? योर का। तो लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, अर्थ देगा पजेसिव का। उसी तरह प्रेपोजिशन के बाद यदि वर्ब आती है कहीं भी तो वो हमेशा जिरंड आएंगी। जिरंड का मतलब फर्स्ट फॉर्म और आएंगी। लेकिन टू के बाद कौन सी फॉर्म आ जाएंगी? इन्फिनिटिव। ठीक है। अब थोड़ी बेसिक चीजें और जान लेते हैं अपन। एक वर्ड पढ़ा हुआ आपने बाद फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स है ना, जो हमारे कोर्स में है, 2 नंबर की आती हैं और वाक्य बनाने में हेल्प करती हैं। तो फ्रेजल वर्ब होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। लिखिए, फ्रेजल वर्ब सामान्यतया वर्ब प्लस प्रेपोजिशन 99 वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या कभी कभी एडवर्ब से मिलकर बनती है। फ्रेजल वर्ब सामान्यतः वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब से बनती है। फ्रेजल वर्ब सामान्यतः वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से मिलकर बनती हैं।
तथा सभी फ्रेजल वर्ब्स मेन वर्ब होती हैं। सभी फ्रेजल वर्ब्स मेन वर्ब्स होती हैं। अर्थात फ्रेजल वर्ब का प्रयोग सामान्यतया फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग सामान्यतया मेन वर्ब या मुख्य क्रिया के स्थान पर किया जाता है। फ्रेजल वर्ब का प्रयोग सामान्यतया मेन वर्ब के स्थान पर अर्थात मुख्य क्रिया के स्थान पर किया जाता है। फ्रेजल वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पर किया जाता है। अतः कर्ता टेंस वचन आदि के अनुसार कर्ता टेंस वचन आदि के अनुसार फ्रेजल वर्ब में आने वाली वर्ब का रूप बदल जाता है। वर्ब का रूप बदल जाता है। वर्ब का रूप बदल जाता है, लेकिन उसके बाद आने वाले प्रेपोजिशंस या एडवर्ब यथावत रहते हैं। उसके बाद आने वाले प्रेपोजिशन या एडवर्ब यथावत रहते हैं। दो लाइन और लिख लीजिए। फ्रेजल वर्ब का अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न होता है। जैसे आपने मुहावरे पढ़ते हो, मुहावरे की डेफिनेशन जानते हो? जो मुहावरा होता है उसका अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न होता है। जैसे 9 2 11 होना, तो 9 2 तो 11 ही होते हैं, अर्थ उसका निकलेगा भाग जाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं करेंगे अपने, एक एक अर्थ करोगे तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अभी उदाहरण देता हूँ, कितना बढ़िया। क्या लिखा आपने? का अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न होता है तथा फ्रेजल वर्ब का प्रयोग सभी टेंसेस में 12 के 12 में किया जाता है। फ्रेजल वर्ब का प्रयोग सभी टेंसेस में वॉइस में किया जाता है। अच्छा, भय कर दिया क्या? हाँ, मन का भिन्न कर दिया। फ्रेजल वर्ब का अर्थ अपने मूल से भिन्न होता है तथा फ्रेजल वर्ब का प्रयोग सभी 12 टेंसेज में वॉइस में किया जाता है। सभी टेंसेज में वॉइस में किया जाता है। जैसे देखिए, बना कैसे है फ्रेजल वर्ब? क्या चीज मिलकर बनती है? 2 चीज मिलकर बनती है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ठीक है, और इस यूज कहाँ होता है इसका? हमेशा मेन वर्ब के स्थान पे, मुख्य क्रिया के स्थान पे। तो जब मुख्य क्रिया के स्थान पे इसका यूज होगा तो टेंस के अनुसार जो वर्ब है ना, इसके रूप बदल जाएंगे। क्या बदलेंगे? कभी ये फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, एस हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है और आईएनजी फॉर्म हो सकती है। 5 ही फॉर्म होती है। फर्स्ट एस, सेकंड, थर्ड आईएनजी। किसकी? इसकी। इसके बाद जो प्रीपोजिशन है वो नहीं बदलेगा। वो तो ऐसे कैसे रहेगा? कभी ऐसा नहीं कि आप एस प्रीपोजिशन लगा दो, आईएनजी प्रीपोजिशन लगा दो। प्रीपोजिशन में कोई चेंज नहीं करना है, वो तो बदलता ही नहीं कभी। वो अवे होता है विच नेवर चेंज्ड। तो बदलती क्या है? वर्ब। जैसे एक है हमारी गेट अप, 2 चीजें मिलकर बनी, ये तो वर्ब हो गई, ये प्रेपोजिशन। गेट अप, अब अर्थ करोगे तो अर्थ तो उसका कुछ अलग ही हो जाएगा। गेट मानी प्राप्त करना, अप मानी ऊपर, ऊपर से प्राप्त करना, है ना। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। गेट अप मानी क्या होता है? उठो। पास भी हो सकता है, गोट अप। क्या अर्थ हो गया? उठा। इज गेटिंग अप, आईएनजी लग गया, सब टेंस में आएगी। उठ रहा,
हैज गोट अप, क्या अर्थ हो गया? उठ चुका है। विल गेट अप, तो गेट अप और वेकअप में और समझते हो ना? नितेश भैया, क्या नाम आपका? रितेश, हितेश। हितेश, गेटअप और वेकअप में क्या अर्थ है, अंतर है? गेटअप माने उठना और वेकअप माने उठना, अंतर क्या है? नींद से उठते हैं ना, वो तो वेकअप है, जागना। नींद से जागना वेकअप, और बिस्तर छोड़कर अपना कामकाज में लग जाना वो गेटअप। आई वेकअप एट 6 AM बट आई गेटअप एट 6:15। 15 मिनट तो सुस्त में लग जाते हैं कि मैडम उठते बिस्तर थोड़ी छोड़ देते हैं? उठते छोड़ देती हो? मान हो आप, 2-4 मिनट तो सुस्ताने में लगी जाती है। तो जो बिस्तर से बाहर आते हैं वो कहलाता है गेटअप, और नींद से बाहर आते हैं, नींद खुल जाती है, वो क्या कहलाता है? वेकअप। ठीक है, जो आईएनजी देखिए, अब में कहीं चेंज नहीं हुआ। उठता है क्या होगा? गेट्स अप। उठता है या उठती है? तो चेंज जो भी हो रहा है किस में हो रहा है? गेट में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है ना। एक है लुक इनटू, लुक इनटू मैंने क्या होता है? जांच करना, एग्जामाइन, मेक एनक्वायरी, है ना। लुक इनटू में जांच करना। अब जब इसका डिफरेंट सेंटेंसेस में, डिफरेंट टेंसेस में अपन यूज करेंगे तो लुक का रूप बदल जाएगा। लुक फॉर, लुकिंग इनटू, लुक्ड इनटू, लुक्स इनटू, इज लुकिंग इनटू। लुक में आईएनजी लग सकता है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन इनटू ऐसे कैसे रहेगा? इनटू क्या है? प्रेपोजिशन है, वो नहीं बदलेगा, तो रूप इसका ही बदलेगा ना। इज लुकिंग इनटू, हैज लुक्ड इनटू, क्या अर्थ हो गया? जांच कर चुके हैं। वर लुकिंग इनटू, तो कर्ता के अनुसार, टेंस के अनुसार ये बदल जाता है बेचारा। इसके बाद वाला प्रेपोजिशन नहीं बदलता, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसकी? किसकी? वाक्य को पूरा करने की, मेन वर्ब की। तो जिम्मेदारी जिस पर होती है वो आदमी कैसा होता है? पोलाइट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तभी तो लेके चलेगा सबको। नम्र होता है। मैंने बताया था, दुनिया को यदि बांटे अपन तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? अच्छे और बुरे। अच्छे कैसे होते हैं? इन जैसे, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक ही धक्का दरार। सोना और सज्जन की प्रवृत्ति एक सी होती है। क्या होती है? सोने के आप 1000 टुकड़े कर दो और परीक्षा रूपी कसौटी पे कसो, आग में तपाओ, तो जैसे तपेगा वो वापस ऐसा एक हो जाएगा कि कभी टूटा ही नहीं था। तो कैसे होते हैं मजबूत लोग? कैसे होते हैं? विराट कोहली जैसे। परेशानी आती है तब ज़्यादा निखर कर आते हैं, है ना। परेशानी नहीं होती तो कोई बात नहीं, और ही चल जाएगा। तो सोने और सज्जन की प्रवृत्ति एक सी होती है। कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टिंग होते हैं, हर परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने वाले होते हैं, तभी उनको जिम्मेदारी देता है भगवान। और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो बस 1 घंटा क्लास बढ़ा दो तो नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसे भी होते हैं। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार,
दुर्जन कुंभकुमार के दुष्ट कैसे होते हैं? कुमार के घड़े की तरह, थोड़ा सा टूट गया एक बार, बस गया काम से। मेरा मतलब नहीं आप तो कहीं दुष्ट हो, ऐसा मत समझ लेना कहीं। चलिए अब देखो, शाब्दिक अर्थ करने पर कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये हमारे आईएएस में, आरएस में कई एग्जाम्स में आया हुआ है। ब्रेक इन और एक होता है ब्रेक इनटू। आरएस 2007, आईसीएस 2020, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ, कई बार आता रहता है। हाँ, ये आरएस में 12 में आया था। आरएस में 2-3 बार आ चुका है ना। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रेक इन का मतलब होता है ट्रेन द एनिमल्स, दो अर्थ होते इसके। बोलते बोलते रुक जाना, बोलते बोलते रुक जाना, या जानवरों को प्रशिक्षित करना, जानवरों को ट्रेनिंग देना, जानवरों को पालतू बनाना। दो अर्थ होते इसके, किसका? ब्रेक इन का। और ब्रेक इनटू, इसके भी दो, इसका अर्थ होता है एंटर द हाउस थ्रू सीक्रेट वे। घर में सेंध लगाना, घर में सेंध लगाना है, गुप्त रास्ते से घर में प्रवेश करना। चोर भी होते हैं, जानते हो कई तरह के होते हैं चोर। किस किस तरह के होते हैं? एक तो कोई भी चीज को लेके भग जाए, जो मिले उसको लेके भग जाए। चलो अभी 8-10-15 मीनिंग आपको बता देता हूँ भागने के भी। इंग्लिश इसमें जितना अपन डीप जाते हैं ना, उतने नए नए अर्थ निकले जाते हैं। तो रन अवे विथ समथिंग, किसी भी चीज को मिल जाए उसको लेके भाग जाए। पेन मिल गया, पेन ही ले गए। नोट्स, किसी बढ़िया राइटिंग के नोट्स मिल गए, उसको लेके भाग गए। किसी का पर्स मिल गया तो और ही मजे आ गए, फिर तो पर्स को लेके भाग जाए। जो चीज मिल जाए उसको लेकर भाग जाए, उसको तो क्या बोलते हैं अपन? थीप। ये जो चोर होते हैं, एंटर द हाउस थ्रू सीक्रेट वे, गुप्त रास्ते जो घर में प्रवेश करते हैं, उसको बोलते हैं अपन बगलर। क्या बोलते हैं इसको? सेंधमार। सेंधमार होते हैं ना, एक जानवर होता है, वो चिपक जाता है, उसको कहीं भी फेंक दो आप, वो चिपक जाकर इतना चिपक जाता है कि उसको हाथी खींचे तो भी नहीं हटता। क्या बोलते हैं जानवर को? गोयली है ना। जो गोयरा होता है उसकी मदर होती है, थोड़ी गोयरे से बड़ी साइज की होती है। गोयरा तो खतरनाक होता है, लेकिन वो कभी हटती नहीं दीवार से। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको रखते हैं, चिपका देते हैं, और उसके रस्सी बांध कर खिड़की में होकर कहीं और होकर अंदर चले जाते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? बगलर, सेंधमार। एक होते हैं चोरी और छीना चोरी, रोबर्स, है ना। चाकू की नोक पर लूट ले, लुटेरा। एक थोड़ा संगठित गिरोह होता है, उसके द्वारा चोरी करते हैं, लूट कर ले जाते हैं। क्या बोलते हैं? डेकोइट्स। एक होते हैं कि संगठित गिरोह होता है उनका, बड़े बड़े, और चैलेंज देकर लूटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बैंडिट्स। दस्यु। 1994 में एक पिक्चर आई थी दस्यु सुंदरी, फूलन देवी के ऊपर। उसने
पहले बहुत बड़ी डाकू थी वो, फिर सांसद बन गई थी जीत कर, और उसके बॉडीगार्ड से उसको मार दिया था, उसके ऊपर पिक्चर बनी थी। तो क्या कहलाते हैं? डेकोइट्स। और जो समुद्र में लूटते हैं उसको क्या बोलते हैं? पायरेट। समुद्री डाकू। तो रन के बहुत सारे अर्थ होते हैं, रन के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। पहले अपन इसका एक यूज, बड़ा इंटरेस्टिंग यूज पढ़ लेते हैं। ब्रेक और ब्रेक इन में क्या अंतर है? डॉग्स आर ब्रोकन इन हेयर। Horses are broken camels are broken elephants are also broken in here. Broke in या broke into लगाना था, house and ran away. चलो रन वाले कल बता देंगे आपको, ज़्यादा हो जाएंगे ऐसा ना। तो देखिए, एक एक वर्ड का जब अपन अर्थ करते हैं तो किस तरह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो छोटी क्लास में जो गुरुजी पढ़ाते हैं ना, 6ठी 7वीं 8वीं तक, वो जानते नहीं है फ्रेजर वर्ब के बारे में, ईडीएम के बारे में। वो तो एक ही चीज़ जानते हैं। किस तरीके से पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल से? एंशिएंट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ओल्डन मेथड। क्या होता है ओल्डन मेथड? एक एक शब्द का अर्थ बताते जाते हैं, है ना। तो देखो बच्चों सुनो, डॉग्स, डॉग्स माने क्या होता है? कुत्ते। आर माने क्या होता है? ब्रोकन, तोड़े जाते हैं। इन, अंदर से। हेयर, यहाँ कुत्तों को अंदर से तोड़ा जाता है? फिर दूसरा सेंटेंस आ गया, हॉर्सेज, घोड़े। आर हैं, ब्रोकन, तोड़े जाते हैं। इन, अंदर से। हेयर, यहाँ घोड़ों को भी तोड़ा जाता है। तीसरा कैमल्स, ऊंट। आर हैं, ब्रोकन, तोड़े जाते हैं। इन, अंदर से। हेयर, यहाँ। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते जा रहे हैं। चौथा वाक्य तो ऊपर से निकल गया, एलिफेंट्स, हाथी। आर हैं, आल्सो भी, ब्रोकन, तोड़े जाते हैं। इन, अंदर से। हेयर, यहाँ हाथी को भी यहाँ अंदर तोड़ा जाता है। अब हमारे तो RSC क्लास है, सिंसियर बच्चे हैं, बाकी छोटी क्लास में तो कुछ उद्दंडी होते हैं। तो एक बच्चा नीची गर्दन करके कहता है, गुरुजी कौन सी तलवार थी? भाई हाथी को किस तलवार तोड़ते थे? अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। मैंने कहा बैठ जा, जानते शैतान कौन है? समझता नहीं है तू? अमेरिका की बात है, हमारे यहाँ की बात थोड़ी है। अमेरिका में तो ऐसी तलवार होती है कि हाथी को भी लाओ तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वहाँ पर कोई बुचर शॉप थी, कसाई की दुकान थी, उसमें सबका मांस मिलता था, हॉर्स का मिलता था, डॉग का मिलता था। कि तो काटेंगे तभी तो मांस मिलेगा ना। बच्चे बेचारे इनोसेंट मान गए, जबकि इसका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने बताया आपको कि जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं उनका अर्थ अपन एक एक वर्ड का अर्थ करके नहीं करते, दे मस्ट बी लर्नड।
उनको तो याद ही करना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब को तो अपन को लर्न ही करना पड़ेगा ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, पैसिव के वाक्य हैं। ब्रेक इन माने क्या होता है, ट्रेन द एनिमल्स, जानवरों को प्रशिक्षित करना, जानवरों को पालतू बनाना, जानवरों को पेट बनाना। तो पेट भी दो होते हैं, जानते हो ना। क्या अंतर है दोनों में? एक तो पेट कौन सा, हाँ पहले का पालतू, और दूसरे पेट का अर्थ है सहलाना, थपथपाना या संरक्षण देना। द पेटेड इज शोल्डर, उन्होंने इसके कंधे थपथपाए है ना। वी डू नॉट टीच पॉलिटिकल पेट इन दिस मैटर, इसमें पॉलिटिकल संरक्षण की जरूरत नहीं है। पेट मानी संरक्षण देना या थपथपाना। तो हॉर्सेज आर ब्रोकन ईयर, हॉर्स को भी यहां पर प्रशिक्षित किया जाता है, कैमल्स को भी यहां प्रशिक्षण दिया जाता है, हाथियों को भी यहां पालतू बनाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ब्रेक इन माने क्या होता है, प्रशिक्षण देना, टू ट्रेन द एनिमल्स। और ब्रेक इनटू का अर्थ क्या हो जाएगा, एंटर द हाउस थ्रू सीक्रेट वे, गुप्त रास्ते से घर में प्रवेश करना, सेंध लगाना। ठीक है, तो ये हमारे आया हुआ 2-3 बार मैंने लिखा, 7 में भी आया, 12 में आया। तो यहाँ पर क्या आएगा, बर्गलस ब्रोक इन आएगा, ब्रोक इनटू आएगा ना, ब्रोक इनटू द हाउस, घर में सेंध लगाई, रैन अवे विद ए बॉक्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, और एक गहनों का बक्सा लेकर भाग गए। तो ध्यान रखिए, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, ऑल द फ्रेजल वर्ब्स आर द मेन वर्ब्स, सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, मेन वर्ब होती है। उनका यूज कहां करते हैं अपन, मेन वर्ब के स्थान पे करते हैं। सारी फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पे करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या मिलकर बनती है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, 99 वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलकर बनती है। कभी कभी एडवर्ब भी, एक एडवर्ब का देख लीजिए, जैसे एक होता है टेक हिल्स, एडवर्ब टेक हिल्स में क्या होता है, 9-2-11 होना, भाग जाना, है ना। इसमें प्रेपोजिशन नहीं है, तो जब यूज करेंगे तो ये टेक का अर्थ रूप बदल जाएगा। टेक का टुक हो सकता है, टेकन हो सकता है, विल टेक होता है, टेकिंग होगा। जैसे ही चोर ने पुलिस वालों को देखा, वह 9-2-11 हो गया। एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही टुक हिज हील्स। ठीक है, तो यूज कहां होता है इनका, मेन वर्ब के स्थान पे। अब बात करते हैं थोड़ी सी ईडियम्स की। लिखिए, ये भी सामान्यतया प्रेपोजिशन की सहायता से ही बनते हैं। ईडियम्स भी सामान्यतया प्रेपोजिशन की सहायता से ही बनते हैं। ये भी सामान्यतया प्रेपोजिशन की सहायता से ही बनते हैं, लेकिन इनमें कोई वर्ब नहीं होती, अतः ईडियम्स का प्रयोग सामान्यतया क्रिया के बाद, ईडियम्स का प्रयोग सामान्यतः वर्ब के बाद या वाक्य के अंत में होता है। ईडियम्स का प्रयोग सामान्यतः क्रिया के बाद या वाक्य के अंत में होता है। इनका प्रयोग सामान्यतया क्रिया के बाद या वाक्य के अंत में होता है। आगे लिखिए, ईडियम सामान्यतया टेंस, वचन आदि के अनुसार चेंज नहीं होते।
ईडीएम सामान्यतः टेंस, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। ये ऐसे कैसे रहते हैं, कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी करता हो, टेंस वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, तथा इनका अर्थ भी अपने मूल अर्थ से भिन्न होता है। इनका अर्थ भी अपने मूल अर्थ से भिन्न होता है। जैसे हमारे 2013 में 2013 में एक ईडीएम आया था, इन ए फिक्स, इन ए डिलेमा। तीनों का अर्थ एक ही होता है। ये RS 2013 और ICA 2019 में आए हुए हैं ना, तो तीनों का अर्थ एक होता है। क्या होता है? तीनों का अर्थ होता है, सही हिंदी पढ़ें अपन, किम कर्तव्य विमूढ़ होना। थोड़ी इजी भाषा में लिखें अपन तो अनिर्णय या असमंजस की स्थिति में होना। अनिर्णय या असमंजस की स्थिति में होना। क्या? तो तीनों का अर्थ एक होता है। इन्हें फिक्स हम लोग किम कर दो मूड होना, इन्हें डिलेमा असमंजस की स्थिति में होना, एट विट्स एंड बुद्धि काम करना बंद कर दे, क्या करें क्या नहीं करें, उसको बोलते हैं अपन एट विट्स एंड असमंजस की स्थिति में होना। तो तीनों का अर्थ एक ही होता है। अब इनका यूज कहां करते हैं अपन? इनका यूज हमेशा क्रिया के बाद करते हैं या वाक्य के एंड में करते हैं। जैसे मैं इस मामले में बिल्कुल असमंजस में हूं, क्या होगा? आई एम इन ए फिक्स इन दिस मैटर। हम उस मामले में बिल्कुल असमंजस में थे, वी वर इन ए फिक्स इन दैट मैटर। वह सदा असमंजस में रहती है, शी इज ऑलवेज इन ए फिक्स, है ना। तो आई लगा दो, वी लगा दो, यू लगा दो, दे लगा दो, प्रेजेंट लगा दो, पास लगा दो, फ्यूचर लगा दो। ये रूप इसका चेंज होगा नहीं, कोई बदलने वाली चीज़ है ही नहीं इसमें। बदलती क्या? वर्ब, इसमें वर्ब है ही नहीं, है ना। तो इन ए फिक्स, बस आप तो यूज करो, तब उसको अंडरलाइन कराना एग्जाम में। इन दिस मैटर, जैसे वी वर इन अ फिक्स, इस तरह यूज हो जाएगा। तो अपन ने आई लगाया करता तो भी ये रहेगा, वी लगाया तो भी ये रहेगा, प्रेजेंट टेंस है तो भी ये रहेगा, पास्ट टेंस है तो भी ये रहेगा। तो टेंस के अनुसार, कर्ता के अनुसार, वचन के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। क्या? ईडियम्स ना। एक दो उदाहरण और देख लीजिए। एक ईडियम है विथ पॉम्प एंड शो। क्या अर्थ होता है? धूमधाम से। अब किसी के साथ यूज करो आप, ये ऐसे कैसे रहेगा? जैसे अपन कहें उसने धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया, पास्ट टेंस है, उसने देखिए, थोड़ी बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो तो इंग्लिश बनाना बहुत सहज होता, बहुत आसान होता, लेकिन बेसिक्स क्लियर हमारे हैं नहीं और अपन करना भी नहीं चाहते। वी वॉन्ट टू बिकम द पार्ट ऑफ द क्राउड।
भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं केवल, उससे कुछ नहीं मिलता। तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 कितना सहजता से बन जाएगा, कितना आसानी बन जाएगा। उसने क्या होगा? सी मनाया, सेलिब्रेटेड अपना जन्मदिन, हिज कहां से आएगा? हर बर्थडे। सी है तो क्या आएगा? हर। सी सेलिब्रेटेड बर्थडे धूमधाम से विद पॉम्प एंड शो। तो कहां यूज हुआ इसका? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में। उतारिए। इसी को मान लो दूसरे टेंस में यूज करें अपन, भारतीय धूमधाम से सभी त्योहारों को मनाते हैं। तो एक बार देखो, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। कर्ता लिखे बिल्कुल उल्टा। किस पे नंबर नहीं डाला अपने? को पे, क्योंकि क्रिया के बाद जो को आता है वो को अंडरस्टूड है, कर्ता ने कर्म को, है ना। तो भारतीय क्या होगा? इंडियंस मनाते हैं, सेलिब्रेट, इंडियंस सेलिब्रेट सभी त्योहार। ऑल के बाद दा लगेगा, दा लगते प्लूरल आ जाएगा, पढ़ा अपने। ऑल द फेस्टिवल्स, इंडियंस सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स धूमधाम से, क्या होगा? तो विद पॉम्प एंड शो क्या हो गया? धूमधाम से ईडियम्स हो गया। एक है विद फ्लाइंग कलर्स, उल्लेखनीय तरीके से या झंडे गाड़ते हुए। दो अर्थ हैं इसके, बात एक ही है। उल्लेखनीय तरीके से झंडे गाड़ते हुए, है ना। तो ये ईडीएम है, इसका यूज कहां करेंगे अपन? आफ्टर द वर्ब और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे उसने उल्लेखनीय तरीके से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। तो दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट। मान लो यह करली है होता, उसने उल्लेखनीय तरीके से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। कर ली है तो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और की, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत आपके दिमाग की है बस। 1 2 3 4 5 करता और एकदम एकदम उल्टा। उसने सी उत्तीर्ण की, गोड थ्रू, सी गोड थ्रू अपनी परीक्षा, हर एग्जामिनेशन उल्लेखनीय तरीके से विथ फ्लाइंग कलर्स। ये हमारे RS 2007 और ICS इसमें आया हुआ है। तो लवीना मैडम, इसमें फ्रेजल वर्ब कौन सी है और ईडियम्स कौन सा है?
इस है ना, करेक्ट। और फ्रेजल वर्ब भी है इसमें, गो थ्रू। फ्रेजल वर्ब क्या हो गया इसमें, गो थ्रू, जिसका अर्थ होता है पास, उत्तीर्ण करना ना। तो ये तो फ्रेजल वर्ब हो गई, ये ईडियम्स हो गया। तो फ्रेजल वर्ब का यूज कहां किया अपन ने, मेन वर्ब के स्थान, बिकॉज ऑल द फ्रेजल वर्ब्स आर द मेन वर्ब्स। बार बार बता रहा हूं मैं आपको, सारी की सारी जो फ्रेजल वर्ब्स होती है क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो दे आर ऑलवेज यूज फॉर द प्लेस ऑफ द मेन वर्ब। उनका यूज अपन कहां करते हैं, मेन वर्ब के स्थान पे। और जो ईडियम्स है इसका यूज कहां करते हैं, वाक्य के अंत में, और वाक्य छोटा हो तो क्रिया के बाद, या तो क्रिया के बाद या वाक्य के अंत में। जैसे एक बार बार पढ़ते हैं अपन, एक ईडियम पढ़ते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्या अर्थ होता है उसका, तेजी से। इसी साल हमारा आईएएस 2024 में है, तो कहीं पर भी तेजी से आएगा वर्ड, तो उसके लिए क्या लगाना अपने को, लीप्स एंड बाउंड्स। जैसे अपन कहें हर चीज की कीमत तेजी से बढ़ रही है, तो रजनी मैडम, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, करता क्या है इसमें, हर चीज की कीमत है ना। क्यों भैया, करता क्या है, समझ में आ रहा है। तो करता यदि दो या दो से अधिक शब्दों का होगा तो क्या करेंगे अपन, पीछे से रिवर्स बनाएंगे इसको ना, तो ये उल्टा बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग। देखिए बेसिक चीजें क्लियर हो गई तो फिर तो बहुत सहजता से, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब एक बार बोर्ड पे देख लो, तो पहले नंबर पे ये आएगा, इसके अनुसार ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। और बहुत ही अच्छा अलंकारिक भाषा में ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का यूज क्यों करते हैं अपन, टू मेक द सेंटेंस मोर अट्रैक्टिव। अलंकार जानते हो, अलंकार हिंदी में क्या जानती हो, जोर से बोलो, हाँ तो इतनी बढ़िया करी थी फटाफट। वाक्य की, और आप पहन लो तो जो पहनता है उसकी शोभा को बढ़ाता है। वाक्य यूज करते वाक्य की शोभा को बढ़ाता है ना। जैसे अपन कहें कि वह डर गया, तो सिंपल सा कहते हैं वह डर गया, साधारण सा वाक्य है। इसी को अलंकारिक भाषा में कहेंगे अपन, पीपर पात सरिस तन डोला। पीपर पात सरिस तन डोला, पीपल के पत्ते की तरह उसका शरीर हिलने लग गया। तो पे वर्ड बार बार आया, तो इससे हमारा एलिट्रेशन यानी कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। तो एक ही वर्ड बार बार आता है तो सेंटेंस अट्रैक्टिव हो जाता है। और उसमें अपन फ्रेजल वर्ब ईडियम यूज करते थे, तो फ्रेजल वर्ब ईडियम एक तरह अलंकारिक वर्ड ही होते हैं, इनसे वाक्य और अट्रैक्टिव बन जाता है। इसी वाक्य को आप कहते हैं कि हर चीज़ की कीमत तेजी से बढ़ रही है, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, रैपिडली कर देते, फास्ट कर देते, तो वाक्य थोड़ा सिंपल सा लगता। इसी को आपने थोड़ा नया रूप दे दिया तो वाक्य और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, बढ़िया लगेगा, और आपका फ्रेजल वर्ब या ईडियम्स को यूज़ करने का कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। तो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, तेजी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो बहुत सारी ईडियम्स, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स जो हमारे प्रीपोजिशन से बनती है, वो अपना साथ के साथ जैसे प्रीपोजिशन पढ़ते जाएंगे वो भी पढ़ते जाएंगे। तो तीन चीजें मैंने बेसिक्स आपके क्लियर करने की कोशिश की आज। एक तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, क्लियर होगी बात, क्या होते हैं इसको, हाँ इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, पूर्व सर्ग, जो संज्ञा विशेषण आदि के पहले या बाद में लगकर उनकी स्थान, समय, साधन, कारण
आदि को बताते हैं। ये हमारे व्हेन, वेयर, वाई आदि के आंसर्स में काम आते हैं। ये हमारी किसी भी बड़े वाक्य को बनाने में हेल्प करते हैं। वी कांट कंप्लीट एनी लास्ट सेंटेंस विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन में केवल और केवल उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। कौन सा रूप आता है? कर्म। अर्थ किसका देता हो? पजेसिव का देता है। वह भी यदि आती है तो किस रूप में आती है? ओनली जिरंड फॉर्म में आती है। टू के अलावा, टू के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, टू के अलावा जिरंड फॉर्म में आती है। फ्रेजल वर्ब्स क्या मिलके बनती है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। और ईडियम्स भी प्रेपोजिशन से बनते हैं। तो कौन बताएगा? मैडम तबीयत सही है तो आपकी? परसों आपकी खराब हुई थी ना? सही है तो चलो बताओ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स? जल्दी बोलो। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग आंसर। ईडियम्स में आराम से धीरे धीरे बताओ, दोनों को मिला दिया आपने तो। क्या नाम? अंजलि? पूजा? पूजा। फ्रेजल वर्ब्स मेन वर्ब होती है, तो इनका प्रयोग मेन वर्ब के स्थान पर होता है। वर्ब की तरह यूज होता है, मतलब एस ई एस, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईजी फॉर्म लगती है। हाँ। ईडियम्स और इसका रूप नहीं बदलता, कर्ता के अनुसार, टेंस के अनुसार, वॉइस के अनुसार ये चेंज नहीं होता है, यथावत रहता है। ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, वापस पे आ जाइए अपने। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, टाइम लगेगा लेकिन समझ में बहुत बढ़िया आएंगे, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे इनको। प्रीपोजिशन को आप इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इनकी सीक्वेंस वाइज एक्सरसाइज है। देखिए एट और इन, पहला प्रीपोजिशन अपन लेते हैं एट और इन। देखिए इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग समय और स्थान से पहले करते हैं। इन दोनों का प्रयोग समय और स्थान से पहले करते हैं ना। समय और स्थान दोनों के पहले एट और इन दोनों आते हैं। इन दोनों का प्रयोग समय और स्थान से पहले करते हैं। सामान्यतया सुबह, शाम, दोपहर, बाद। सामान्यतः ऐसे लिखो, सामान्यतः समय में सुबह, शाम, दोपहर, बाद से पूर्व क्या लगाते हैं? इन द। समय में सामान्यतः सुबह, शाम, दोपहर, बाद से पहले इन द, सुबह, शाम, दोपहर, बाद से पहले इन द, तथा दोपहर, रात्रि, बजे, मध्य रात्रि, गोधूली, प्रभात। रात्रि में छोटी आती है, अब छोटी कर दी बिल्कुल। सूर्योदय और सूर्यास्त। से पूर्व एट का प्रयोग करते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, बाद से पहले इन द, तथा दोपहर, रात्रि, बजे, मध्य रात्रि, मध्य दिन, गोधूली, प्रभात, सूर्योदय, सूर्यास्त से पहले एट का प्रयोग करते हैं। इन तीन के पहले हमेशा इंदा लगेगा और इन सात के पहले एट लगेगा। सुबह की इंग्लिश क्या होती है? इन द मॉर्निंग। सुबह आ जाए, प्रातःकाल आ जाए, प्रातःकाल को आ जाए, को आ रहा तो भी इन द मॉर्निंग लगाना। शाम इन द इवनिंग, दोपहर बाद इन द आफ्टरनून। तीनों के पहले हमेशा इन द लगाना है और इन सब के पहले आपको एट लगाना। दोपहर की इंग्लिश होगी एट नाइट,
सॉरी एट नून, रात्रि एट नाइट, बजे कहीं भी आ रहा है, 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 16 बजे, 18 बजे, 20 बजे, 24 बजे, बजे कहीं भी आ रहा है, ओ क्लॉक वर्ड कहीं भी आ रहा है, ओ क्लॉक के पहले क्या लिखा है 8, मध्य रात्रि 8 मिडनाइट, 8 डस्क, गोधूली क्या बोलते हैं डस्क, डान सनराइज, 8 सनसेट है ना। तो 8 नून, 8 नाइट, 8 ओ क्लॉक, 8 मिडनाइट, 8 मिड डे, 8 डान, 8 डस्क, 8 सनराइज, 8 सनसेट, सबके पहले 8 लगेगा। दोबारा समझ लीजिए, सुबह शाम दोपहर बाद के पहले आपको हमेशा इंदा लगाना है, दोपहर रात्रि बजे, मध्य रात्रि, मध्य दिन, गोधूली, प्रभात, सूर्योदय, सूर्यास्त के पहले में से क्या लगाना 8 लगाना है। अब देखो कितना सीधे तरीके से, कितनी सहजता से हमारे वाक्य बनते हैं। स्टेडियम में फुटबॉल खेलते हैं। बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर हों तो इंग्लिश से सरल, ट्रांसलेशन से सरल, स्पेशली कंपोजिशन से सरल कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन बेसिक्स पता ही नहीं है बिल्कुल भी, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आरएस का और पता नहीं है कि कर्ता क्या होता है, वर्ब क्या होती है, यही पता नहीं है। अब देखो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ड का 10 कर्ता लिख के बिल्कुल रिवर्स डाल दिया अपन ने। पूजा बताना देखिए, इतना सोचना क्यों पड़ता है? आपका क्या नाम है, बोलो। वे की क्या होगी, दे, खेलते हैं प्ले, फुटबॉल, ये चीज़ें बहुत सारे हमारी क्लियर हो चुकी हैं ऑलरेडी कि गेम के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, पढ़ा ना पने, और गेम्स के नाम का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल ही आता है, द, इन, द, एट वगैरह नहीं लगना है। दे प्ले फुटबॉल में इन, अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे अपन, इनके साथ दा भी लगता है हमेशा, इन द स्टेडियम, एट 5 ओ क्लॉक, इन द इवनिंग, रोजाना। अब देखिए 3 समय आए हमारे पास, 5 बजे समय है, शाम को समय है, रोजाना समय, तो 3 4 5 समय कितने भी आ जाएं, क्रम ये रहेगा हमेशा कि सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद। स्थान में भी होता है, छोटा स्थान पहले आता है, बड़ा स्थान बाद में आता है, तो सीक्वेंस ये रहती है, छोटा पहले बड़ा बाद में ना। तो 8 5 ओ क्लॉक इन द इवनिंग डेली, किसके सही था? ये भी गलत है क्या? दिलखुश के क्या करा, किसके पहले? स्टेडियम के पहले। एक बार मैं बता चुका, दोबारा विस्तार से भी और बताऊंगा, तो एक बार में तेरे को याद होता नहीं तो पक्का हो गया, दोबारा में हो जाए शायद। चल दूसरा बता देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत ईजी है भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती। विकास बोल। अरे वेरी गुड मैडम, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। हाँ बोलो। ये देख लड़कियां क्यों आगे निकल जाती है। विकास भैया एक्सरसाइज टेक लगाते हैं, मैंने समझाया पहले भी आपको,
बाथ और एक्सरसाइज पहले बताया था, इन दो के साथ करने की अंग्रेजी टेक होती है, टेक। बाथ लगाओगे तो बेथ लगाओगे तो कुछ नहीं लगाना है, ये अपने आप में वर्ब है। बाथ लगाओगे तो टेक लगेगा, एक्सरसाइज है टेक लगेगा। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? सी। करती हैं टैक्स, सी टैक्स, व्यायाम एक्सरसाइज। इनके साथ हमेशा दा लगता है, इन द गार्डन। सी टेक्स एक्सरसाइज इन द गार्डन 5 बजे, एट 5 o'clock। प्रातः, इन द मॉर्निंग। रोजाना, डेली। किसके सही था? एक बार फिर समझ लीजिए, सुबह शाम दोपहर बाद क्या लगेगा इसके पहले हमेशा? इन द। इनके साथ द भी लगेगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। दोपहर रात्रि, समझ ले रहे भाई? दोपहर रात्रि, बजे, मध्य रात्रि, मध्य दिन, गोधूली, प्रभात, सूर्योदय, सूर्यास्त। गाना गाते ना गाना, उसमें भी होता है, लय होती है ना ऐसे कैसे, वो मिल जाती है आराम से। सुबह शाम दोपहर बाद, इन द। दोपहर रात्रि, बजे, मध्य रात्रि, मध्य दिन, गोधूली, प्रभात, सूर्योदय, सूर्यास्त। सबके पहले क्या लगता है? एट। एट नून, एट नाइट, एट मिड नाइट, एट मिड डे, एट डान, एट डस्क, एट सनराइज, एट सनसेट। सबके पहले एट लगेगा ना। आगे लिखिए। लेकिन दो समय एक साथ आ जाएं, लिखो फटाफट है, कहाँ खो जाती हो? मन ऐसा ही भटक जाता है कहीं भी ना। लेकिन दो समय एक साथ आ जाएं तो, लेकिन दो समय एक साथ आ जाएं तो तुलनात्मक दृष्टि से, दो समय एक साथ आ जाएं तो तुलनात्मक दृष्टि से, कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से छोटे या निश्चित समय के पहले एट, छोटे या निश्चित समय के पहले एट। ये सीक्वेंस क्यों बदल देती हो? इसको मन नहीं छोड़ना है। छोटे या निश्चित समय के पहले एट तथा बड़े समय से पूर्व इन आएगा। छोटे या निश्चित समय के पहले एट तथा बड़े से पूर्व इन आएगा। छोटे या निश्चित समय के पहले एट तथा बड़े समय से पूर्व इन आएगा, तथा इनके साथ दा भी आएगा, तथा इनके साथ दा भी आएगा। जैसे दो एक साथ आ जाएं, रात्रि में, दो आ गए साहब, अकेला आता तो एट लगाते हैं, लेकिन मान लो दो आ गए। रात्रि में, मध्य रात्रि में, अब छोटा कौन सा है इसमें? मध्य रात्रि छोटा, रात्रि उससे बड़ा है। तो जो भी छोटा है उसके पहले एट आएगा, बड़े के पहले क्या आ जाएगा? इन। लिखेंगे ऐसे, एट मिडनाइट, एट मिडनाइट इन द नाइट, एट मिडनाइट इन द नाइट। और छोटा आ जाए, मध्य रात्रि में 12 बजे, मध्य रात्रि में 12 बजे। अब छोटा कौन सा हो गया? छोटा है निश्चित कौन सा हो गया? 12 बजे, क्योंकि मध्य रात्रि तो लंबा होता है। अपन 11, 10:30, 11 से लेके 12, 12:30 बजे तक, 1 बजे तक मध्य रात्रि कहते हैं। तो मध्य रात्रि लंबा टाइम हो गया। एकदम निश्चित कौन सा हो गया? 12 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे। जो भी छोटा उसके पहले क्या आएगा? 8। 12 o'clock इन द मिडनाइट। तो दो समय आ जाएं, दो में से विच वन इज अ फिक्स और लिटिल स्मॉलर मस्ट यूज एट बिफोर दैट, अनदर विच इज बिगर और लार्जर मस्ट यूज एट बिफोर दैट। तुलनात्मक दृष्टि से जो भी छोटा या निश्चित है उसके पहले एट आएगा, बड़े के पहले हमेशा इनका प्रयोग करेंगे, इनके साथ दा भी आएगा। एक लाइन और लिख कीजिए। लेकिन समयवाचक शब्दों के पहले समयवाचक शब्दों के पहले
ईच एवरी लास्ट नेक्स्ट आदि आ जाएं, ईच एवरी लास्ट नेक्स्ट टू आदि आ जाएं, तो इनसे पहले किसी भी प्रीपोजिशन या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। न कोई प्रीपोजिशन आएगा, जब प्रीपोजिशन आएगा तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। लेकिन किसी भी समयवाचक शब्द के पहले ईच एवरी लास्ट नेक्स्ट टू आदि आ जाएं, तो इनसे पहले किसी भी प्रेपोजिशन या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी एट इन नहीं आएगा बिल्कुल। इनके पहले किसी भी प्रेपोजिशन या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सी वॉचेज टीवी, एच इसमें गलती है, सही करना है आपको। He goes to college. जिसमें भरा हुआ उसमें एरर है, खालिस्तान में भरना है। Midnight and night.
जिसमें भरा हुआ ना उसमें एरर है, सही कर लीजिए फटाफट। रजनी मैडम एक बार गा के बता दो, सुबह शाम दोपहर बाद क्या आएगा? इंदा है ना, दोपहर रात्रि बजे मध्यरात्रि मध्य दिन गोधूली प्रभात सूर्योदय सूर्यास्त एच। हर्ष जितनी हाइट होगी आप, हर्ष के बराबर ही होगी हाइट आपकी। हर्ष हर्ष सेम है दोनों के ना। विकास भैया हो गया? दिल खुश कितने? चल पहला बता दे दिल खुश भैया। 8 नहीं आएगा, 88 आएगा। अच्छा एवरी आ गया तो कितना % भरोसा तेरे को? पूरा रखा कर 100%। करेक्ट, बिल्कुल सही है। इसमें ये एवरी आ गया तो एवरी के साथ कुछ भी नहीं आएगा। ईच एवरी लास्ट नेक्स्ट ऐसा आ जाए तो कुछ नहीं आएगा। या तो 8 आएगा एवरी आएगा, 1 आएगा तो अपने को 8 को हटाना है ना। दो तरह बना सकते हैं इसकी अंग्रेजी। सी वॉचेस टीवी 8 नाइट या 8 एवरी नाइट। एवरी आ रहा तो फिर 8 हटाएंगे। किसके सही था? 8 हट जाएगा। दूसरा ही गोज टू कॉलेज एच 8 o'clock, दोनों नहीं आएंगे है ना। इंदा हटा दो या एवरी हटा दो, कुछ भी कर सकते हो। इंदा हटेगा या एवरी हटेगा, दोनों साथ कभी नहीं आएंगे। एक हटते ही सही हो जाएगा। क्या हटा दिया? मुस्कुरा रहा बहुत ज्यादा, क्या है? क्या तो हटा दिया फिर भी सही है। तो दोनों का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का दिमाग अलग अलग चल रहा है, वाक्य सही करना है अपने को तो दोनों तरह से सही हो जाएगा, लेकिन दोनों नहीं आएंगे बस। एवरी मॉर्निंग भी चलेगा, बिल्कुल सही है। और इन द मॉर्निंग भी सही है, वाक्य बिल्कुल सही है। दोनों में कुछ हटा दीजिए। अगला एच, छोटे के पहले 8 बड़े के पहले इन, और दा के साथ 3 आएगा। इसमें 8 एच 8 इन। ये ध्यान रखिए, बोलचाल में अपन गलत बोलते हैं। कम्स बैक बिल्कुल सही है, या तो कम्स बैक कर दो या रिटर्न्स कर दो, लेकिन रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आएगा। रिटर्न बैक छिपा हुआ है। बोलचाल में बताओ रिटर्न बैक कब हो रहे हो? दिल्ली से कब रिटर्न बैक हो जाओगे? रिटर्न बैक होता ही नहीं है ना। बोलचाल में बहुत ज़्यादा गलत इंग्लिश बोलते हैं। कहीं बोलते हैं सर बस अंग्रेजी में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सर, इतनी सी तैयारी करा दो कि पासिंग मार्क्स आ जाए। पासिंग मार्क्स इज ए स्लैंग। पासिंग मार्क्स बिल्कुल गलत वर्ड है। कम बैक बिल्कुल सही है। कम बैक करो या रिटर्न करो, कम के साथ तो बैक आएगा। अरे दादा करता है एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि नहीं? क्यों नहीं सही है? कम, कम से कमिंग कुछ भी हो तो वह कर्ता के अनुसार बदल जाएंगी। पासिंग मार्क्स बिल्कुल गलत है। सही वर्ड क्या होता है? पास मार्क्स से अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सही यही है, क्योंकि रात दिन बोलते बोलते दिमाग में यही छा गया। पासिंग मार्क्स ही बोलते ना सर, पासिंग मार्क्स आ जाए बस। पासिंग मार्क्स होता ही नहीं कुछ। अच्छे IAS अफसरों से RS अफसरों से बोलते सुना होगा आपने। मेरा कज़न ब्रदर वहाँ रहता है, मेरी कज़न सिस्टर वहाँ रहती है। कज़न इज ए कंप्लीट वर्ड। कज़न एक कॉमन जेंडर है। कज़न अपने आप में पूर्ण शब्द है।
देयर इज नो नीड टू यूज ब्रदर और सिस्टर आफ्टर। अब पता लग सकता है आपको, मेरी कज़न महारानी कॉलेज में पढ़ती हैं, मेरा कज़न दिल्ली में रहता है, तो ये सही है ना। कज़न के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाना है। अब आप कहोगे साहब कैसे पता लगेगा, मतलब दूसरी चिंता में ज़्यादा होती ना कि उसको पता ही कैसे लगेगा, अगला सेंटेंस होगा उससे लग जाएगा, यदि वाक्य है तो नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत सारी गलतियाँ बोलते हैं। मेरे इकोनॉमिक्स में 100% सॉरी 100% मार्क्स आते हैं। 100% बिल्कुल गलत है, सही वर्ड क्या होता है 100%, 100% की इंग्लिश क्या होती है 100%। चलिए नेक्स्ट, दिलखुश क्या आएगा, अच्छा ये रहेगा क्या, वो सेम वही है, एक हटा दीजिए। एवरी नाइट सही है, इन द नाइट तो होगा ही नहीं, एवरी नाइट। अच्छा हाँ इन द नाइट भी सही है क्योंकि 8 पहले आ गया ना, तो बाद में नाइट बड़ा हो गया तो क्या आएगा इसमें इन, या तो एवरी हटा दो या इन हटा दो। अगला एक, ठीक है, तो ये याद हो गया। लवीना गा के बता दे एक बार ये नियम। देखो प्रिपोजिशन गाना पड़ेगा आपको तो पक्का याद हो जाएंगे, नहीं तो फिर रट के बहुत दिनों में याद होंगे। सुबह शाम दोपहर बाद, इन द, कहाँ खो गई, सुबह शाम दोपहर बाद हमेशा इन द, दोपहर रात्रि बजे मध्य रात्रि मध्य दिन गोधूली प्रभात सूर्योदय सूर्यास्त, क्या आएगा 8। अब बोल दो, एक बार ही अटकोगी, एक बार अटकोगी केवल, एक बार ढंग से बोल दिया ना तो पक्का याद हो जाएगा। सूर्यास्त है ना, ते ते की आवाज आ रही है, 8 आएगा ना। कुछ और वर्ड लिख देते हैं समयवाचक हैं, आगे लिखिए। 8 हटेगा, 2 8 8 8, टू नाइट एक वर्ड है, टू नाइट है ना, टू डे एक ही वर्ड है, इसमें 8 हटेगा। हाँ आगे लिखिए, सामान्यतया ऋतुओं के नाम, सामान्यतः ऋतुओं के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, महीनों के नाम, दिशाओं के नाम, ऋतुओं के नाम, महीनों के नाम, दिशाओं के नाम, नामों से पहले, ऋतुओं के नाम, महीनों के नाम, दिशाओं के नामों से पहले विषय, विषय सब्जेक्ट्स, विषय या भाषाओं के नाम से पहले, विषय या भाषाओं के नाम से पहले इनका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। विषय भाषाओं के नाम से पहले इनका प्रयोग होगा। लेकिन टॉप से पहले ऑन आएगा, दिशा सूचक शब्दों में टॉप है ना, टॉप, टॉप से पहले ऑन आएगा। देखिए दिशाओं या दिशा सूचक शब्दों के पहले हमेशा इन आता है ना, लेकिन टॉप के पहले क्या आता है हमेशा ऑन, टॉप भी दिशा सूचक शब्द है, टॉप से पहले ऑन आएगा। एक बार सीमा मैडम दोबारा पढ़ दो पूरा, इतना तेज पढ़ो इस सबको सुनाई दे। ऑन का प्रयोग होगा, एक लाइन और लिख लीजिए, दिशाओं या दिशा सूचक शब्दों के नाम से पहले, दिशा या दिशा सूचक शब्दों के नाम से पहले इनके साथ दा भी आएगा, इनके साथ दा भी आएगा ना, ये पढ़ चुके अपन ऑलरेडी। तो कोई भी महीने का नाम हो उसमें दा नहीं लगता, जैसे इन जनवरी है ना, इन फरवरी, इन मार्च,
इन अप्रैल, इन दिसंबर, उसी तरह ऋतुओं के नाम इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, in the rainy season, in the winter break, summer vacation, in Hindi, in English, in physics, पहला अक्षर बड़ा आता है इनका हमेशा, in mathematics, in chemistry, दिशाओं में पढ़ी चुके हैं अपन, in the east, in the west, in the south, in the north, in the back, in the front, in the center, in the middle, लेकिन ऑन द टॉप, टॉप के पहले ऑन आएगा, इन द बॉटम, तो दिशा या दिशा सूचक शब्दों के पहले इन आएगा, इनके साथ दा भी आएगा। निकलते लेफ्ट, बाहर निकलते लेफ्ट, कैमरे का ध्यान रखना। यस, हो गया, समझा दू। तो महीनों के पहले पहला अक्षर कैपिटल आता रहा, आर्टिकल कभी नहीं आता ना। इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर, इन दिसंबर, है ना। उस तरह ऋतुओं के नाम के पहले इन लगता है, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। तो दा कब लगता है? इनके साथ दा कब आएगा? क्या? कोई दूसरी संज्ञा आ जाए। जब ऋतु के नाम के बाद और कोई संज्ञा आ जाए तो दा लग जाएगा, अदरवाइज ऋतुओं के नाम के पहले भी दा नहीं लगता। भाषा विषय का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, वो सामान्यतया क्या लगता है? इन लगता है। इसके पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता, है ना। दिशाओं के पहले दा लगता है और इन भी आता है। इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, इन द मिडल। मिडल और सेंटर में क्या अंतर बताइए? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिडल एंड सेंटर?
यस, दो के बीच में कोई भी चीज है तो क्या आता है हमेशा मिडल, और दो से अधिक, चार के बीच में या गोले के बीच में हो तो उसके लिए क्या आता है सेंटर। जैसे अपन के सड़क के बीचों बीच क्या आएगा, इन द मिडल ऑफ द रोड। अपन कहें रास्ते के बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ द वे। अपन के कमरे के बीचों बीच तो इन द सेंटर ऑफ द हॉल, इन द सेंटर ऑफ द रूम, है ना। पटरियों के बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ द रेल्स। तो दो के बीच का हमेशा क्या आता है मिडल, और चार के बीच क्या आता है हमेशा सेंटर। प्रीपोजिशन दोनों के साथ इन आएगा। एक होता रूम, रूम मानी क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ रूम, रूम रूम क्या होता है, रूम मानी कमरा। रूम का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड प्लेस और सीट। रूम का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड, बिना रुकी हुई। अपन पूछें बेंच पर खाली जगह है क्या, तो क्या पूछेंगे उसको, इज देयर एनी रूम ऑन द बेंच। अपन बस पे खड़े हैं, बस के बाहर, और बस के अंदर कोई बैठे हुए यात्री जो पूछ रहे हैं भैया खाली सीट है क्या, तो उसको क्या बोलेंगे, इज देयर एनी रूम इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे में, इन द बस। तो खाली जगह के लिए हमेशा रूम शब्द का यूज करना है, ठीक है। इस कमरे में कोई खाली जगह नहीं है, देयर इज नो रूम इन दिस रूम, देयर इज नो रूम इन दिस रूम। तो एक दो वाक्य सही कर लीजिए। द ओल्ड मैन was crushed to death who was walking they placed the table is there ये हमारे RS 2000
RS 2016 में आया था वाक्य। सभी में थोड़ी थोड़ी एरर है, फटाफट कर लीजिए। गोला बनाओ और सही लिख दो, फटाफट जल्दी करो। धीरे से नहीं चलता काम, फास्ट फास्ट। हाँ, कौन बता रहा पहला? रजनी मैडम। क्या आएगा? यस, सेंटर जगह है, मिडल। सड़क दो तरफ से घिरी होती है, दो तरफ से घिरी हुई आकृति के लिए आता है हमेशा मिडल। सड़क है, वे है, रेल से पटरियां हैं, उसके लिए में से क्या आएगा? मिडल। किसके सही था? अभी तो सही हो जाएगा, परमानेंट दिमाग में बैठाओ इसको। हाँ, सेकंड सेम वही है, प्लेस द टेबल इन द सेंटर। मिडिल की जगह सेंटर। उन्होंने कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखी। दे प्लेस्ड या दे पुट अ टेबल इन द सेंटर। चार तरफ से घिरी हुई आकृति सेंटर। प्लेस दे प्लेस प्लेस सेकंड फॉर्म कर दो उसको। रखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन रखी ज्यादा सही लगेगा। दे प्लेस्ड या दे पुट। दे पुट अ टेबल। अगला, हाँ, एम्प्टी प्लेस नहीं होगा, एम्प्टी प्लेस ही क्या लगाना पड़ेगा अपन को? रूम। इज देयर एनी रूम इन द कंपार्टमेंट? क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिए। क्या इस कमरे में खाली जगह है क्या? खाली जगह के लिए हमेशा रूम वर्ड यूज करना। आपको कमेंट्री सुनते हो आप, अंग्रेजी की सुनते नहीं होंगे ना, चक्कर ये पड़ता है। तो उसमें कहें उसे रूम बनाया और शॉर्ट खेला। रूम बनाया, खाली जगह बनाई। रूम का मतलब खाली जगह। नेक्स्ट, इसमें क्या आएगा? ये हमारे 2016 में आया था। क्या गलती थी? दिशाओं या दिशा सूचक शब्दों के नामों से पहले हमेशा इन आता है, इनके साथ दा भी आता है, लेकिन टॉप के पहले हमेशा ऑन आएगा और ऑन के साथ भी दा आएगा। तो राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, आगे देखिए। किसी भी क्षेत्र में अच्छा बताने के लिए, किसी भी क्षेत्र में अच्छा बताने के लिए अर्थात गुड के साथ हमेशा एट आता है। किसी भी क्षेत्र में अच्छा बताने के लिए अर्थात गुड के साथ हमेशा एट आता है। ये फार्मूला भी लिख लेना। किसी भी क्षेत्र में अच्छा बताने के लिए अर्थात गुड के साथ हमेशा एट आता है, तथा कमजोर बताने के लिए, तथा कमजोर बताने के लिए अर्थात वीक के साथ हमेशा इनका प्रयोग होता है। गुड के साथ एट आएगा, वीक के साथ हमेशा क्या था? इन आता है। किसी भी क्षेत्र में अच्छा बताने के लिए अर्थात गुड के साथ हमेशा एट आता है, तथा कमजोर बताने के लिए अर्थात वीक, स्पेलिंग देख लीजिए, WEAK, वीक के साथ हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला भी लिख लो। अब दो वाक्य पहले हिंदी के बना लो, ज्यादा समझ में आएगा, फिर अपने इंग्लिश में पढ़ेंगे। लिखिए। मानस, मानस नाम है किसी बच्चे का। मानस अंग्रेजी में अच्छा लेकिन गणित में कमजोर है। मानस अंग्रेजी में अच्छा लेकिन गणित में कमजोर है। दूसरा लिखिए। सुमन नाचने में अच्छी लेकिन गाने में कमजोर है। एक लाइन छोड़ के लिख लो। सुमन नाचने में अच्छी लेकिन गाने में कमजोर है। अभी जो रूल्स पढ़े कितने याद हैं इसका पता इससे लग जाएगा आपको। सुमन नाचने में अच्छी लेकिन गाने में कमजोर है।
फास्ट बनाइए मैडम, फुर्ती से फटाफट। गुड के साथ हमेशा एट लगाना है, वीक के साथ हमेशा इन लगाना है। गुड के साथ एट, वीक के साथ इन। दिखाना सही मैडम, हो गया? अरे ऐसे क्या छुपाते हो, फटाफट करो, क्विक है। इतना टाइम लगता है? कोई सहायक क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, बस बन गया वाक्य ना। ऐसे थोड़ी बनते हैं। सीमा बोलना पहला। ठीक है, मानस। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। जहां क्रिया नहीं है ही हूं आ रहा है तो अपन को इजारे में लगाना पड़ेगा। था थे थी आ रहा तो वोजर लगाना पड़ेगा। तो मानस इज गुड। गुड के साथ हमेशा एट आएगा। इंग्लिश का ई हमेशा बड़ा आएगा। इन चीजों को ध्यान रखिए, छोटी छोटी का। गुड एट इंग्लिश, बट वीक। वीक के बाद क्या आएगा? इन। मैथमेटिक्स पूरा लिखो इसको। एम बड़ा। गुड एट इंग्लिश बट वीक इन मैथमेटिक्स। गुड के साथ एट, वीक के साथ इन। रजनी मैडम सेकंड बताना। सिंगिंग। अपन ने पढ़ा है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब यदि आएगी तो जिरंड फॉर्म में आएंगी। नाउन है तो लगेगा नहीं, ये तो नाउन है तो इसमें तो आएंगे, लग नहीं सकता। लेकिन यदि क्रिया आती है तो क्रिया हमेशा किस में आएंगी? जिरंड। सुमन एस बड़ा इज गुड एट डांसिंग। गुड एट डांसिंग बट वीक इन। गुड के साथ हमेशा एट आएगा, वीक के साथ हमेशा इन आएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी किसकी? एक तरह से टाइम का पढ़ रहे थे अपन, टाइम की है ना। अब थोड़ा स्थान की बात कर लेते हैं। लिखिए, स्थानों में सामान्यतया लिव के बाद इनका प्रयोग करते हैं। लिव के बाद इनका प्रयोग करते हैं। स्थानों में सामान्यतः लिव के बाद इन लगाते हैं, लेकिन लिव इन मानी क्या होता है? निवास करना, वास करना, रहना, है ना। लिव इन का अर्थ होता है रजाइड। ड्वेल, है ना, निवास करना, वास करना। स्थानों में सामान्यतः लिव के बाद इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन दो स्थान एक साथ आ जाएं तो तुलनात्मक दृष्टि से छोटे स्थान से पहले एट। दो स्थान एक साथ आ जाएं तो तुलनात्मक दृष्टि से छोटे स्थान से पहले एट तथा बड़े स्थान से पूर्व इन आएगा। छोटे के पहले एट तथा बड़े के पहले क्या आएगा? इन। छोटे स्थान से पहले एट तथा बड़े से पूर्व इन आएगा। जैसे आप कहें कि मैं इस मकान में रहता हूं, क्या होगा? हम जयपुर में रहते हैं, तो लिव इन मानी होता है निवास करना, वास करना, रहना। लेकिन मान लो दो जगह एक साथ आ जाएं, हम कहें
कि मैं अर्जुन नगर में जयपुर में रहता हूँ, छोटा कौन सा हो गया? आई लिव एट अर्जुन नगर इन जयपुर। आप कहेंगे मैं जयपुर में राजस्थान में रहता हूँ, छोटा कौन सा हो गया? एट जयपुर इन राजस्थान। दा कभी नहीं आएगा क्योंकि दोनों प्रॉपर नाउन है। हम राजस्थान में भारत में रहते हैं, वी लिव एट राजस्थान इन इंडिया। हम भारत में एशिया में रहते हैं, एट इंडिया इन द एशिया। आप कहें कि मैं इस कमरे में इस कोने में बैठती हूँ, आई सिट एट द कॉर्नर इन द रूम। आप कहेंगे मैं इस मकान में इस कमरे में पढ़ती हूँ, एट द रूम इन द हाउस। तो कहीं भी दो प्लेसेज हैं, वेदर इट इज द कॉर्नर और द रूम, चाहे कमरा या कोना हो, और द वर्ल्ड और द यूनिवर्स, चाहे संसार या ब्रह्मांड हो, वन विच इज कंपेरेटिवली लिटिल स्मॉलर मस्ट यूज एट बिफोर दैट, अनदर विच इज कंपेरेटिवली लिटिल बिगर और लार्जर यू मस्ट यूज इन बिफोर दैट। जो भी तुलनात्मक दृष्टि से छोटी जगह है, छोटी के पहले एट आएगा, बड़ी के पहले हमेशा इन आएगा। और लिव इन हमारा फ्रेजल वर्ब है। लिव इन का मतलब निवास करना, वास करना, रहना। एक लिव ऑन और होता है। लिव ऑन का अर्थ अलग हो जाएगा। लिव ऑन का अर्थ होता है किसी चीज पर आश्रित होना, आश्रित या निर्भर होना, या खाकर जीवित रहना। किसी चीज को खाकर जीवित रहना, इसका यूज अपन कल पढ़ेंगे। आश्रित होना, निर्भर होना, या खाकर जीवित रहना। थोड़ा कम हुआ प्रैक्टिस के लिए। एक पेज नंबर 85 है, केवल 1 से 12 घर से कर लेना। कल इसको पढ़ेंगे। आज फ्रेजल वर्ब्स और इडियम में थोड़ा सा टाइम लग गया अपने को ज़्यादा, ठीक है। कल अपन 8 इनके बारे में विस्तार से, इन इनटू के बारे में पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे वो आपको पक्का पक्का दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। इसको बंद कर दोगे? पीच आपको पता नहीं आएगा आपके साथ?